नेपाल पिछले 3 दिनों से अस्थिर है। सरकार विरोधी हिंसक प्रदर्शन देखते ही देखते व्यवस्था में बदलाव का आंदोलन अब बन गया है। हालत यह है कि पिछली सरकार को बेदखल करने के बाद नई व्यवस्था बनाने की जद्दोजहद जिस तरह चल रही है, जिस जेनजी ने यह आंदोलन किया उसके अंदर ही नई व्यवस्था को लेकर एक राय नहीं बन पा रही। उधर नेपाल के हालात को लेकर पहले दिन से भारत में राजनीतिक टिप्पणियां भी शुरू हो चुकी हैं। विपक्ष के नेता भारत के हालात की तुलना नेपाल से कर रहे हैं। आज फिर कांग्रेस नेता उदित राज ने कहा कि भारत में नेपाल से भी खराब हालात है, लेकिन लोकतंत्र और संविधान ही है जो भारत में नेपाल जैसे हालात पैदा नहीं होने दे रहा, वरना भारत में भी आक्रोश बढ़ रहा है। राहुल गांधी ने भी कहा है कि वोट चोरी का मुद्दा आग की तरह फैल रहा है, जबकि बीजेपी का कहना है कि विपक्ष के नेता लोकतांत्रिक और संवैधानिक व्यवस्था के खिलाफ सिर्फ भ्रम फैलाकर और अविश्वास पैदा करके सियासी फायदा उठाने की कोशिश कर रहे हैं। तो इन्हीं आरोपों प्रत्यारोपों पर आज के दंगल में हम चर्चा करेंगे, लेकिन पहले नेपाल में क्या हो रहा है उसे लेकर यह रिपोर्ट देखें। भारत का पड़ोसी नेपाल पिछले 4 दिनों से अशांत है। व्यवस्था परिवर्तन की मांग पर नौजवानों के आंदोलन ने पुरानी सत्ता तो उखाड़ फेंकी, लेकिन नई हुकूमत कायम करने में एक राय नहीं बन पा रही है। सेना के सहयोग से आंदोलनकारियों और राजनीतिक नेतृत्व के बीच सहमति की कोशिश हो रही है, लेकिन एक तरफ से पूर्व चीफ जस्टिस सुशीला कार्की का समर्थन होता है, तो दूसरी तरफ कुलमान घिसिंग का नाम उछाला जाता है, क्योंकि आंदोलनकारियों को आशंका है कि उनका बलिदान फिर सियासत की साजिश का शिकार न हो जाए। कति रूपमा सुशीला कार्की ज्यूलाई अन्तरिम सरकार बनाउनको निमित्त सिफारिस गरेका छौं। जनभावना जेनजीको भावनामाथि खेल्न पाइँदैन भन्ने हाम्रो धारणा हो र आज सुशीला कार्की भन्दा अब्बल क्यान्डिडेटहरु हुँदै जिस दिन से नेपाल में युवा पीढ़ी ने बदलाव के लिए हिंसक क्रांति का रास्ता अख्तियार किया, उसी दिन से भारत में सियासी बयानबाजी बेहद हो रही है। भारत में विपक्षी दलों के नेता कभी नेपाल जैसी हिंसा की चेतावनी देते नजर आते हैं, कभी हिंसक क्रांति से बदलाव की आशंका जताते दिखते हैं। ये इतनी मजबूत है कि हमारी डेमोक्रेसी की जड़ कट नहीं पा रही है और संविधान बदल नहीं पा रहे हैं, वरना नेपाल जैसी स्थिति यहाँ भी होती है और चर्चा भी हो रही है कि क्यों नहीं भारत में ऐसा हो रहा। जो बीजेपी के लोग एजिटेट हो रहे हैं, मैं उनसे कहना चाहता हूं, आप एजिटेट नहीं होइए, क्योंकि हाइड्रोजन बम जब आएगा सारा का सारा साफ हो जाएगा। दरअसल अब भारत में विपक्षी दलों की ओर से नेपाल की घटना को लेकर चेतावनी वाली राजनीति की जा रही है, क्योंकि नेपाल की सत्ता में बदलाव के लिए जो हिंसक क्रांति हुई है उसके पीछे कई कारण माने जा रहे हैं। उनमें एक तो नेपाल में भ्रष्टाचार को लेकर बढ़ता असंतोष था। पक्ष विपक्ष के नेता एक दूसरे के भ्रष्टाचार को दबाने की साठगांठ करने लगे थे। दूसरे, नेपाल में बेरोजगारी बढ़ती जा रही थी। तीसरा, अमीर और गरीबों के बीच आर्थिक असमानता से असंतोष बढ़ता ही जा रहा था। यह असंतोष सोशल मीडिया के जरिए और भड़क रहा था, क्योंकि उसमें एक तरफ अभिजात्य वर्ग की कहानियां दिखती थी, दूसरी तरफ आम गरीब नेपाली जनमानस की नाराजगी। ऐसे में जब 4 सितंबर को नेपाल की हुकूमत ने 26 इंटरनेट मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर प्रतिबंध लगाया, तो आवाम की आवाज के दमन का आक्रोश आग बनकर धधक गया। नेपाल के आवाम में फैले असंतोष और हुकूमत में घटते भरोसे ने ऐसा विस्फोट किया कि नेपाल 2 दिन तक जलता रहा। अब भारत में विपक्षी दलों का आरोप ऐसे ही आक्रोश को लेकर है, जिसमें वोट चोरी और एसआईआर जैसे मुद्दे को सामने लाया जा रहा है। पूरे देश में नारा चल रहा है, वोट चोर गद्दी छोड़ का नारा चल रहा है, आग जैसे फैल रहा है। इस तरह का कंफ्यूजन विपक्ष पैदा कर रहा है, वो दुर्भाग्यपूर्ण है। सच्चाई है कि वोट चोरी करके सरकारें बन रही हैं। हम गारंटी करके आपको प्रूफ देने वाले हैं। केवल और केवल डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन में ट्रस्ट डेफिसिट क्रिएट करना, ये इन लोगों की आदत और फितरत बन चुकी है। विपक्षी दलों के नेताओं का आरोप है कि नेपाल की तरह ही भारत में बेरोजगारी है, महंगाई है, अमीर गरीब के बीच बढ़ती खाई है। ऐसे में वोट चोरी जैसे मुद्दे को लेकर बढ़ता आक्रोश व्यवस्था परिवर्तन का माहौल बना रहा है। तमाम युवा लोग चर्चा भी कर रहे हैं कि महंगाई तो वहाँ से ज्यादा है, बेरोजगारी वहाँ से ज्यादा है,
भ्रष्टाचार का आलम तो इतना है कि क्या है, लेकिन जो हमारा संविधान की ताकत है और जो संवैधानिक संस्थाएं हैं उसकी ताकत है और जो डेमोक्रेसी लोकतंत्र की जड़ें बहुत गहरी हो गई हैं, वरना परिस्थितियां कुछ मामले में परिस्थितियां श्रीलंका, बांग्लादेश, नेपाल से भी ज्यादा खराब है। हालांकि विपक्ष का आरोप है कि भारत के राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक हालात भी पड़ोसी देशों जैसे ही हैं। लेकिन भारत के अंदर सरकारी आंकड़ों में महंगाई दर 1.55% है, बेरोजगारी दर 5.20%, भ्रष्टाचार के मानकों पर भारत 180 देशों में 3 पायदान गिरकर 96वें नंबर पर है और भारत की आबादी के सबसे अमीर 1% लोगों के पास राष्ट्र की कुल संपत्ति का 40% से अधिक हिस्सा है। टॉप 1% कमाई वालों के पास कुल राष्ट्रीय आय का 23% हिस्सा है, जबकि सबसे निचले 50% लोगों के पास लगभग 13% की घटती हुई हिस्सेदारी है। हालांकि भारत में तेजी से घटती गरीबी और अंत्योदय लक्षित योजनाओं से आखिरी पायदान पर खड़ी जनता तक पहुंचती विकास की किरण तरक्की और समृद्धि की उम्मीद भी जगाती है। आज तक ब्यूरो। पहला सवाल, नेपाल में आंदोलन के बहाने राजनीतिक रोटी भारत में कौन सेक रहा है? क्या भारत में महंगाई, बेरोजगारी, असमानता को लेकर असंतोष बढ़ रहा है? क्योंकि कई बार हम देखते हैं कि इसको लेकर कई बार आंदोलन भी होते रहते हैं। फिलहाल एसआईआर को लेकर भी कई मुद्दे उठाए जा रहे हैं। क्या वोट चोरी के मुद्दे पर विपक्ष देश में भ्रम फैला रहा है? क्योंकि इसी मुद्दे को लेकर बार बार विपक्ष ये कहने की कोशिश कर रहा है कि देखिए इसकी वजह से पूरे देश में आंदोलन उमड़ सकता है, लोगों में जो गुस्सा है वो बाहर निकलकर आ सकता है। नेपाल जी, शुरुआत मुझे आपसे करनी है। समझना हमें यह है कि आखिरकार नेपाल में 10 साल के भीतर ही ऐसे क्या हुआ कि एक संविधान नेपाल ने बनाया, लेकिन 10 साल में 9 सरकारें, और उसके साथ साथ आज की स्थिति में कोई भी पूर्व मंत्री हो, प्रधानमंत्री हो, मुख्यमंत्री हो, राजनीतिक नेता हो जो सत्ता पद पर बैठ चुका है, आज की स्थिति में जनता उसे अपने घर में भी टिकने नहीं देना चाहती। ऐसा क्या हुआ कि पूरी पॉलिटिकल सिस्टम के खिलाफ, पॉलिटिकल पार्टियों के खिलाफ, फिर वो भले विपक्ष हो या पक्ष हो, पूरी जनता खड़ी हो? धन्यवाद। सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूंगा कि आपने 2 बातें रखी कि कोई भी पॉलिटिकल सिस्टम यहाँ पे अथवा कोई भी संविधान यहाँ पे टिकती क्यों नहीं है। तो 1991 के भी जो हमारे जो आप थोड़ा पृष्ठभूमि में जाएं तो वहां एक बार और आंदोलन हुआ था, फिर नया संविधान बना, फिर हम लोग की गणतांत्रिक संविधान भी बनाए 2015 में। अब ये 10 साल में क्या हो गया है? इसमें ये हुआ कि सरकारें तो बनती हैं, लेकिन सरकारें एक गवर्नमेंट, एक पार्टी की सरकारें नहीं बन पाई। अब इससे पहली बार भी अगर थोड़ा सा बैक में जाएंगे तो सरकार तो बनी थी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी, जिसमें यूएमएल और प्रधानमंत्री ओली की पार्टी और प्रचंड की पार्टी दोनों मिलके जो एक पार्टी बनी थी, एनसीपी। उस वक्त उन्होंने गवर्नमेंट तो बनाया, ऑलमोस्ट 2/3 गवर्नमेंट था। फिर भी क्या हुआ कि इन दोनों बड़े लीडर के बीच में जो एक रिफ्ट पैदा हुआ, वो अंततः ये हुआ कि ओली जी को सरकार से फिर हटना पड़ा और पार्टी भी उनकी नेकपा जो बनी थी वो फिर 2 पार्टी में डिवाइड हो गए। नेकपा अभी माओइस्ट सेंटर जो प्रचंड लीड कर रहे हैं और यूएमएल जो ओली खुद लीड कर रहे हैं। अब रहा उसके बाद जो फिर इलेक्शन हुआ है, उसके बाद आप देखें तो किसी भी पार्टी के पास में मेजोरिटी नहीं है। तो मेजोरिटी नहीं है तो सबसे बड़ी समस्या ये पैदा हो जाता है कि कौन गवर्नमेंट बनाएगा। फर्स्ट पार्टी नेपाली कांग्रेस, फिर थर्ड पार्टी माओइस्ट सेंटर ने भी गवर्नमेंट बनाया, फिर माओइस्ट सेंटर फिर यूएमएल के साथ में वो कोलिशन कर ली उन्होंने, जस्ट बहुत शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में। हुआ यूं कि वो गवर्नमेंट भी नहीं चली और ज्यादा दिन नहीं चलने के बाद फिर अंत में स्टेबिलिटी के नाम पर आप जो बताएं तो फर्स्ट पार्टी इन द पार्लियामेंट नेपाली कांग्रेस और सेकंड पार्टी यूएमएल, दोनों को एक बड़ा क्वेश्चन था कि अब इतने बड़े पार्टी, जिम्मेवार पार्टी होने के बावजूद भी अगर स्टेबिलिटी नहीं दे तो जनता को हम लोग क्या दे सकते हैं, पार्टी क्या दे सकती है। फिर दूसरी बात कि कॉन्स्टिट्यूशन को भी स्टेबलाइज करना था, इंस्टीट्यूशनलाइज करना था, ये भी बहुत बड़ा चैलेंज था इन दोनों पार्टी के बीच। अब रही बात कि ये गवर्नमेंट बनने के आप 14-15 महीने में ही देख लीजिए कि करप्शन के इतने सारे लिस्ट आए कि लोगों में एक आक्रोश बढ़ने लगा। बेरोजगारी का समस्या तो था ही, इकोनॉमी बहुत ही
हालत खराब थी। और लोगों में एक आक्रोश ये था कि आप जैसे आपने पृष्ठभूमि में जैसे बताया कि एक जगह लोग बहुत लैविश लाइफ स्टाइल बिता रहे हैं और दूसरी जगह खाई में डूबे हुए हैं, जो एक ऐसा तबका है जिसको रोजी रोटी कमाने के लिए विदेश जाना पड़ता है। तो ये एक बहुत ही बड़ा एक सेटबैक रहा इन 3 साल के ऑलमोस्ट 3 इयर्स के पीरियड में। तो वो तो मैनिफेस्टेशन होना ही था, लेकिन इस तरह से मैनिफेस्टेशन होगा ये एंगर का, इसका अंदाजा किसी ने नहीं लगाया था। देखिए, फिर रही बात कि अब इसमें हुआ क्या, मैं इतना जरूर कहना चाहूंगा कि जो पॉलिटिकल पार्टी चाह रहे थे कि कुछ जो अपोजिशन में है नेचुरली, जिनको ये सरकार पसंद नहीं था, जिनको प्रधानमंत्री ओली पसंद नहीं था, ये कोलिशन पसंद नहीं था, नेचुरली उन्होंने स्पेस मिला। और एक फैक्टर ये भी है, जो राजावादी जिसे आप जिनका अभी आंदोलन कर रहे थे, पिछले 1 साल से स्ट्रगल कर रहे थे किसी न किसी तरह से स्पेस लेने के लिए, उन लोगों के लिए भी एक बहुत ही अच्छा मौका था। तो मैं ये समष्टिगत रूप में कहना चाहूंगा कि इस मूवमेंट में इनफिल्ट्रेशन था, जो मैंने पहले भी 1-2 चैनल पे मैंने ये कहा था, और वो कल और आज का जो डेवलपमेंट हुआ है, तो आप देख सकते हैं कि अगर इनफिल्ट्रेशन अगर नहीं होता तो ये जैन जी एक निष्कर्ष में पहुंच के एक यूनानिमस नाम दे पाते। लेकिन अब हुआ यूं कि मेसअप सिचुएशन हो गया है, किसको माना जाए, किसको इंटर्म गवर्नमेंट का कमान दिया जाए। ये बात तो हमने हमेशा देखी है कि जो बनी हुई सिस्टम है उसे बिगाड़ना बड़ा आसान है, लेकिन नई सिस्टम बनाना हमेशा मुश्किल होता है, और ये हर सिस्टम में हमने इसी तरीके से देखा हुआ है। लेकिन अभी मेरा सवाल ये कायम रहेगा, और गोपाल झा जी मैं दोबारा आपके पास इसके बारे में आऊंगा, क्योंकि अगर सिर्फ मौजूदा सरकार के खिलाफ अगर लोगों का आक्रोश होता तो नेपाल के प्रधानमंत्री ने इस्तीफा दिया, मंत्रिमंडल ने इस्तीफा दिया, राष्ट्रपति ने इस्तीफा दिया, उसके बाद प्रोटेस्ट रुक जाने चाहिए थे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। पूर्व प्रधानमंत्रियों के घर पे हमला हुआ, पूर्व विदेश मंत्रियों के घर पे हमला हुआ, पूर्व मुख्यमंत्रियों के घर पे हमला हुआ। जो राजनीतिक नेता, सांसद जहां जहां आंदोलनकारियों को मिले, उन पर जिस तरीके से हमला हुआ, उसकी तस्वीरें पूरी दुनिया आज की स्थिति में नेपाल से देख रही है। तो यह सिस्टम कैसे बिगड़ा, क्यों बिगड़ा, उस पर हम चर्चा करते रहेंगे, और गोपाल झा दोबारा आपके पास आएंगे। लेकिन अजय उपाध्याय जी, आप थोड़ा सा सवाल तो आपसे भी पूछना है। राष्ट्रपति जी ने इस्तीफा नहीं दिया है, राष्ट्रपति जी ने रिजाइन नहीं किया है, ये आप करेक्ट कर लीजिए फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन। नहीं, कल तो खबर चल रही थी कि राष्ट्रपति नहीं है। हमारे राष्ट्रपति जी ने इस्तीफा नहीं दिया है और देने वाले भी नहीं है। वो अभी ही उनका एक स्टेटमेंट आया है कि संवैधानिक तरीके से ही इसका सलूशन ढूंढा जाएगा। वो अपने पोस्ट पे हैं, सरकार अभी तो उम्मीद है कि संवैधानिक तरीके से नेपाल में कोई सॉल्यूशन ढूंढा जाएगा। आज की स्थिति में प्रधानमंत्री चुनने की प्रक्रिया चल रही, जो इंटरिम सरकार बनाएगी, चुनाव जब होंगे तब देखा जाएगा। बांग्लादेश में अब तक चुनाव नहीं हो पाए। तो अजय उपाध्याय, विपक्ष इस पूरे मामले को लेकर जिस तरीके से खास करके भारत के आसपास के देशों में हमने देखा, श्रीलंका में देखा, बांग्लादेश में देखा, और उसके बाद अब नेपाल में हम जो देख रहे हैं, उसको लेकर आप सवाल उठा रहे हैं कि भारत में भी इसी तरीके की स्थिति है। भारत में भी महंगाई है, भारत में भी बेरोजगारी है, करप्शन के मामले भारत में भी दिखाई देते हैं। लेकिन सवाल मुझे आपसे यह पूछना है कि यह बात तो कोई नई नहीं है। और दूसरी एक बात जिसका जिक्र मैं बार बार नेपाल के बारे में कर रहा हूं कि पॉलिटिकल सिस्टम के खिलाफ यह गुस्सा यहां पर पनपा हुआ था। आप किस चीज की तरफ इशारा करना चाहते हैं अजय उपाध्याय? 2-3 बातें हैं जोशी जी। पहली बात है कि जिस तरह से नेपाल में ये दुर्घटना हुई है, मैं तो कहता हूं ये अराजकता भी है एक तरह से, और राजनीतिक व्यवस्था से कहीं ना कहीं लोगों का भरोसा उठा है, तो उसके पीछे नेताओं की भी विश्वसनीयता पर प्रश्न यदि आ रहा है, तो ट्रस्ट डिफिसिट एक बड़ा मुद्दा है। यदि विश्वास का संकट होगा किसी भी राजनीतिक व्यवस्था के लिए, तो कहीं ना कहीं उसके असर जो है, अंजाम जो है, यही होंगे। हालांकि ये दुर्भाग्यपूर्ण है, किसी भी लोकतांत्रिक प्रक्रिया में हिंसा का सहारा किसी को भी नहीं लेना चाहिए। अब क्यों हुआ, क्यों पॉलिटिकल सिस्टम उस तरह से नहीं कर पाई जो करना चाहिए था, उसे समय रहते लोगों के जन आकांक्षाओं पर खड़ा उतरना चाहिए था, जन आंदोलन को भी अराजकता के रूप में आगे नहीं आना चाहिए था, ये एक बड़ा रिसर्च का प्रश्न है। इस पर तो चर्चाएं चलती रहेंगी। महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, जो भी मुद्दे हैं, वो मुद्दे अन्य राज्यों में, अन्य देशों में भी हैं और वहाँ भी है। नेपाल हमारा सबसे अभिन्नतम मित्र है, और सिर्फ पड़ोसी नहीं है, वो वहाँ हमारा बेटी रोटी का संबंध है। इसलिए यदि उस देश में कोई ऐसी अस्थिरता होगी, अशांति होगी, तो कहीं ना कहीं अप्रत्यक्ष या प्रत्यक्ष प्रभाव हम पर भी पड़ता है। मैं तो जहाँ से रहने वाला हूँ, मेरा एक पैर बचपना जो है नेपाल बीरगंज में गुजरा है और दूसरा मोतिहारी और रक्सौल में गुजरा है हिंदुस्तान में।
तो हमारा संबंध भावनात्मक भी उन देश से है, धार्मिक सांस्कृतिक एक संबंध हमारा नेपाल से है। इसलिए नेपाल में कुछ भी घटना होगी उसके दूरगामी असर कहीं ना कहीं प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष भारत पे भी पड़ते हैं। लेकिन दूसरी बात, जो तरह से लोकतांत्रिक प्रक्रिया वहां चली और अब अस्थिरता लगातार बनी रही राजशाही के बाद, मुझे लगता है कि लोकतंत्र सफल तभी होगा जब उस लोकतंत्र के प्रति लोगों के अंदर आस्था इनकल्कुलेट हो, उनके अंदर हृदय में भी हो। और ये आस्था एक दिन में नहीं आती है। आज जब मैं सुनता हूं भाजपा के लोग और अभी देखिएगा आरएसएस के लोग कितनी बातें करेंगे और गांधी जी पर प्रश्न लगाते हैं, स्वतंत्रता आंदोलनकारियों पर प्रश्न लगाते हैं, उन्हें इससे सीख लेनी चाहिए। भारत 200-250 वर्षों तक स्वतंत्रता आंदोलन और लोकतांत्रिक प्रक्रिया में भरोसा पैदा करने के लिए जन आंदोलन का सहारा लिया। अहिंसा के माध्यम से गांधी जी ने जिस तरह घर घर में अहिंसा का अस्त्र दिया और उसके बाद जिस तरह हम स्वतंत्र हुए, तो हमारे अंदर वो एक आंदोलन की सिस्टम हमें हमारे पुराने पूर्वजों से मिला। आज उसका असर है कि 70 सालों में जिस तरह कांग्रेस और बाकी नेताओं पर बेशक आक्षेप लगाए जाते हैं, जितने संस्थाएं हमने बनाई थी उसमें न्यूट्रलिटी लाने का, स्वायत्तता के साथ वो पारदर्शी होकर काम करे, उसके लिए हम लोगों ने स्पेस क्रिएट किया। और जो हमारी संवैधानिक संरचना है जिसमें अभिव्यक्ति की आज़ादी भी एक प्रतिबंधित क्षेत्र में हम करने को तैयार थे, इन सारे चीज़ों का असर रहा। हमने डिसेंट वॉइस को भी स्पेस दिया, आज उस डिसेंट वॉइस को स्पेस देने की जरूरत है। तीसरी बात, जो लास्ट बात है, जिस तरह से आपदा में अवसर तलाशने के लिए कुछ लोग यहाँ तैयार हैं, 10 सेकेंड, जिस तरह से बहुत सारी पार्टियां यहाँ, अभी आपके पास भाजपा के प्रवक्ता नहीं आ पाए, आना चाहिए, उनको इस पर चर्चा करनी चाहिए। बहुत सारे मीडिया हाउसेस देख रहा हूं 2 दिन से फिर इसको भी विपक्ष के लिए नैरेटिव गढ़ने का काम करना शुरू कर दिया। मुझे लगता है ये ठीक नहीं है। संजय निषाद किस पार्टी के हैं, किसके समर्थक हैं? उत्तर प्रदेश में मंत्री हैं, क्या कहा उन्होंने? महंगाई बेरोजगारी जिस तरह भारत में है, यदि यही हालत रहा तो नेपाल की स्थिति पैदा हो सकती है। लेकिन उस पर कोई चर्चा कोई मीडिया हाउसेस कल से मैं देख रहा हूं नहीं कर रहा है। कोई वैसे नेता कुछ एक आध शब्द कुछ कह रहे हैं, वो भी उनके लॉजिक अलग हैं, पर उसको नैरेटिव चेंज करने में कुछ और किया जा रहा है। मुझे लगता है भारत का लोकतांत्रिक प्रक्रिया बहुत मजबूत है। ट्रस्ट डिफिसिट यहां भी हुआ है, लेकिन हमारे पास आंदोलन का टेक्निक है। हम गांधी के सपूत हैं, गांधी की भावना और सत्य और अहिंसा पर चलने वाले लोग हैं। हमारे पास लोकतंत्र के साथ लोकतांत्रिक मेथड्स हैं। हम उस मेथड के तहत आंदोलन भी करते हैं और हम सत्ता पक्ष यदि अहंकारी होता है तो उससे हम जवाब भी लेना जानते हैं। और ये कांग्रेस की प्रक्रिया परंपरा का एक देन है। हालांकि उसका क्षरण हो रहा है और इसमें संवैधानिकता पर ध्यान रखना चाहिए। हर आप बात जो कह रहे हैं वो ठीक है कि जो स्थिति यहां पर बनी हुई है उसे लेकर सड़क पर उतरकर आंदोलन करने के लिए विपक्ष तैयार होगा और विपक्ष आंदोलन करेगा भी। भारत का लोकतंत्र उतना मजबूत है कि इसके पहले भी कई बार सड़क पर बड़े बड़े आंदोलन होने के बाद भी लोगों ने रास्ता हमेशा चुनाव का ही चुना है। अगर लोकतांत्रिक तरीके से सरकार बदलनी है तो फिर वो इमरजेंसी के बाद हुए चुनाव हो या जिस तरीके से अन्ना हजारे का आंदोलन हुआ था रामलीला मैदान पर, उसके बाद हुए चुनाव हो। कई बार लोगों ने सड़क का रास्ता चुना जरूर है, लेकिन उसके बाद स्थिति बदलने के लिए, सरकार बदलने के लिए चुनाव का ही रास्ता चुना है। यह बात तो सही है, लेकिन सवाल यह भी उठता है कि जिस तरीके से नेपाल में हमने देखा कि आंदोलनकारियों ने सुप्रीम कोर्ट जला दिया, पार्लियामेंट जला दिया, वहां की तमाम सरकारी आस्थापनों पर जिस तरीके से हमले किए गए, क्या आपको लगता है कि कहीं ना कहीं जो संवैधानिक संस्थाएं हैं उसे लेकर लोगों के मन में शंका पैदा करना, यह भी कहीं ना कहीं आंदोलन को या लोगों को उस तरीके से उत्साहित करने के लिए काम आएगा और जिसके वजह से अव्यवस्था फैल सकती है? तो यह भी एक सीख नेपाल में जो हुआ उससे सीखने की जरूरत है क्या अजय जी? देखिए, नेपाल में जो भी हुआ, जो आंदोलन यदि शांतिपूर्ण है, लोकतंत्र में सबसे बड़ी बात है वाद विवाद और संवाद की प्रक्रिया जारी रहनी चाहिए और ये परंपरा ही लोकतंत्र को मजबूत करता है। लोकतंत्र की बुनियादी चीजें यही है। नेपाल में जो लोक आंदोलन से अराजकता में और अव्यवस्था में पूरी चीजें फैल गई, जिस तरह हिंसा हुआ उसको कोई बर्दाश्त नहीं करेगा, कोई भी सिविल सोसाइटी इसको स्वीकारेगा नहीं, बेशक उसके जो भी निहितार्थ रहे हों। अब उस पर तो अलग से रिसर्च होगा। भारत में इस तरह की चिंतन है, इस तरह की परंपरा है, लोग इस तरह के हैं। यहां हमने लोकतंत्र के लिए लंबी लड़ाइयां, कुर्बानियां दी हैं। अंग्रेज जब गोलियां चलाते थे तब भी हम गांधी के
जो है गीत को गाते हुए सन्मति दे सबको, रघुपति राघव राजा राम सन्मति दे सबको, ईश्वर अल्लाह तेरो नाम का हम जाप करते हुए इस आंदोलन को आगे बढ़ाए और स्वतंत्रता हमने पाई। ठीक है, हमें इस चीज का पता है। हाँ, आज की चर्चा मुझे पार्टी बनाम पार्टी नहीं बनानी है दरअसल अजय उपाध्याय जी। कब्जा किए 10 सेकंड, आज की स्थिति में, 10 सेकंड बहुत अच्छा, आज की स्थिति में मैं एकदम अच्छा लग रहा है। खत्म करिए आपकी बात, मुझे आगे भी बढ़ना है। बोलिए जी, बोलिए। हाँ, मुझे ये बहुत अच्छा लगता है कि भारत में लोकतांत्रिक मैच्योरिटी इस लेवल पर है कि अपनी बात को रखने का एक ढंग है, और यही ढंग खूबसूरत है इस देश की खूबसूरती का। हालांकि कुछ लोगों ने या कुछ पार्टियों ने ठीक है नफरत का बीज बो करके इस देश में चाहा कि बार बार गृह युद्ध हो, हिंसा हो, मंदिर मस्जिद श्मशान शमशान 80-20 बांटने का भी प्रयास हुआ, महंगाई बेरोजगारी के इशू को ना एड्रेस करके लोगों को भड़काने का काम किया गया। अभी देखिएगा आपके इस डिबेट में आगे बढ़ते बढ़ते जहर पैदा करने का काम किया जाएगा। प्रोफेसर रागी, आपकी बात खत्म करिए। साहिल, आप पक्षपातपूर्ण रवैया अपना रहे हैं। आप एक तो 18 मिनट तक आपने कांग्रेस प्रवक्ता से प्रवचन सुनवाया, आरोप लगवाया, और जब हम बोलना शुरू कर देते हैं तो आप हमारी भाषा पर सवाल करते हैं। हैसियत और औकात किसको कहते हैं? कैपेसिटी को ही बोलते हैं। जाकर के आप मलेशिया में आप बैठे रहेंगे और यहां पर वोट कह रहे हैं कि यहां वोट चोरी हो जाएगी। लंदन में अपना घूमते रहेंगे और इटली में घूमते रहेंगे और कहें कि नरेंद्र मोदी तू चोर है, तू डंडा से पीटेगा। ये कौन सी शालीनता की भाषा है? ये कौन सी संवैधानिक मर्यादा की भाषा है जो एक विपक्ष का नेता इस प्रकार का असभ्य भाषा का प्रयोग करता है और हर जगह इस देश में पेट्रोल छिड़े जा रहा है? मैं तो कहता हूं, क्या जॉर्ज सोरेस के एजेंट के तौर पे काम कर रहे हैं राहुल गांधी? क्या विदेशी एजेंट के तौर पर भारत में अराजकता फैलाने का काम कर रहे हैं राहुल गांधी? आपके पास आप कहते हैं कि चुनाव आयोग ने चोर है, आप संवैधानिक संस्थाओं को चोर बोलते हैं, और आप क्या है? आप तो बेल पर आप बेल पर, आपकी माता बेल पर, आप किसके खिलाफ भ्रष्टाचार की लड़ाई लड़ रहे हैं? आप जाकर के उन भ्रष्टाचारियों के साथ आप खड़े होंगे, लालू प्रसाद यादव के साथ आप खड़े होकर के भ्रष्टाचार पर आप ज्ञान देते फिरेंगे? बिल्कुल नहीं। ये देश जानता है कि गांधी परिवार क्या है और गांधी परिवार की राजनीतिक वजूद और राजनीतिक हैसियत या राजनीतिक औकात क्या रह गई है। वो कांग्रेस पार्टी एक क्षेत्रीय पार्टी के तौर पर आज के दिन में प्रदेशों में है। अब आते हैं नेपाल की बात में, और मैं ये फिर कहता हूं, कांग्रेस पार्टी उसी प्रकार की अराजकता को इस देश में पैदा करना चाहती है, क्योंकि चुनाव से वो भारतीय जनता पार्टी को हरा नहीं सकती है। इसलिए उसको विदेशी एजेंट चाहिए, इसीलिए उसको चाइना चाहिए, उसको जॉर्ज सोरेस चाहिए, उसको कैम्ब्रिज एनालिटिका चाहिए। प्रोफेसर रागी, नेता बाहर से जाकर के कहते हैं 1974 में लोकतंत्र में आप हस्तक्षेप क्यों नहीं? प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने यही आरोप लगाया था विपक्ष पर। साहिल सुन लीजिए, आपको याद होगा प्रोफेसर रागी, प्रोफेसर रागी सुनेंगे, मुझे पहले बोल लेने दीजिए। प्रोफेसर रागी, सबसे पहले तो दो चीजों में आपको करेक्ट कर देश में हिंदू मुस्लिम करने का कौन काम दो चीजों पर मैं आपको करेक्ट कर दूं। इस देश में हिंदू नहीं, पहले दो चीजों पर मैं आपको करेक्ट करूं। मैंने आपको बोलने से नहीं रोका था। यह डिबेट मुझे आपके और मेरे बीच में नहीं करनी है, लेकिन फिर भी चूंकि आपने वैयक्तिक तौर पर मुझ पर कुछ सवाल उठाए, इसके लिए मुझे कहना जरूरी है। पहले तो मैंने आपको बोलने से नहीं रोका था, मैंने सिर्फ इस बात का ख्याल और जिक्र किया था कि शब्दों का इस्तेमाल ठीक से करिए, मुद्दों पर बात करिएगा, मुद्दों पर बात करने के लिए आपको कोई नहीं रोकेगा। नंबर एक। नंबर दो, कांग्रेस के प्रवक्ता से मैंने सवाल पूछे, उनको भाषण देने के लिए यहां पर नहीं बिठाया था, और इसीलिए मैं आपसे भी सवाल पूछूंगा, और सवाल आपसे यही पूछा जाएगा कि जो बात आप कहने की कोशिश कर रहे हैं 1974 में, 1975 में इस देश में इमरजेंसी लगाने के पहले प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की सरकार ने यही आरोप विपक्ष पर लगाया था कि इस देश में अराजकता फैलाने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि चुनाव के जरिए वो उन्हें हरा नहीं सकते। यही आरोप लगाया था प्रोफेसर रागी, आपको याद होगा। आप इतिहास मुझसे बेहतर भी जानते हैं शायद, लेकिन आपको यह तो आरोप याद होगा कि इसके बाद ही इमरजेंसी लगाई गई थी। प्रोफेसर रागी, आप फिर आप थोड़ा सा फिर दोबारा जाकर के पढ़ लीजिएगा कि इमरजेंसी थोपा था श्रीमती गांधी ने, क्योंकि कोर्ट ने उनके चुनाव को रद्द कर दिया था। यहां कोई किसी कोर्ट ने चुनाव को रद्द नहीं किया था, लेकिन एक व्यक्ति जाकर के रोज संवैधानिक संस्थाओं पर आरोप लगाता है कि इस देश में मतदान जो है वो कहीं से पवित्र नहीं है।
उसमें चोरी होती है। अरे तुम अपने सत्ता में कर्नाटक के अंदर आते हो तब चोरी नहीं है? तुम चोर नहीं हो क्या? तुम चोरी से नहीं हो, यहां पर केंद्र में हो क्या? कौन सी ये लोकतंत्र है जिसमें माँ भी संसद में हो, बेटी भी संसद में हो, बेटा भी संसद में हो, 4 पीढ़ियां संसद में हो, और इसके बाद कहे कि देश में लोकतंत्र चाहिए, लोकतंत्र चाहिए। कौन सा लोकतंत्र? इन्हीं पारिवारिक राज, इन्हीं जो नेपाल में जो आंदोलन हुआ वो नेपोटिज्म के खिलाफ भी था। जितनी पारिवारिक पार्टियां के इस शिकार देश के हैं, लिए कोड़ है, इस देश के लिए कैंसर की तरह काम कर रही हैं। ये सारे रागी जैसा आदमी जो है, अजय उपाध्याय जी जल्दी से जरा जवाब, क्योंकि विवेक श्रीवास्तव और शिवसेना के प्रवक्ता भी इंतजार कर रहे हैं और उनसे भी मुझे पूछना है कि क्या वो दंगे भड़काना चाहते हैं जिस तरीके का आरोप उन पर लगाया गया है। नहीं, अरे बीच में और आप भी शब्दों का इस्तेमाल जरा ठीक से करिएगा, नहीं तो मामला भटक जाएगा। मैंने उनको टोका था, आपको भी टोकना पड़ेगा एकदम सब अजय उपाध्याय ठीक से बोलिए। नहीं, अब देखिए ना, उन्होंने वो पागल को, उस पागल को रोकिए पहले। ये नहीं, प्लीज रागी जी, आप जवाब भी सुन लेते हैं और शब्दों की मर्यादा हम सब लोग रखेंगे इसमें, प्लीज। उसने क्या कहा? नहीं, सुनिए, आपने क्या बोला वो कि कांग्रेस पार्टी कोड है। अरे ये इसकी औकात क्या है इस आदमी की? ये विकृत आदमी है, ये चमचागिरी से प्रोफेसर बन गया है, भाजपा की दलाली करता है, आरएसएस में चाहता है कि कोई पद मिल जाए, इसके लिए आए दिन आकर कांग्रेस परिवार और गांधी परिवार को गाली देता है। मैं दोनों को रिक्वेस्ट करता हूं, जरा दोनों शांत हो जाइए। विवेक श्रीवास्तव जी, बात यही आकर रुक जाती है। हमेशा यही होता है कि जब भी कोई, मैं दरअसल इस पूरे डिबेट को किसी एक पार्टी बनाम दूसरी पार्टी की तरफ नहीं ले जाना चाहता, क्योंकि ये पूरे पॉलिटिकल सिस्टम के खिलाफ गुस्सा नेपाल में पनपा है। और कुछ आंकड़े अगर हम देखें तो यहां से साफ नजर आता है, क्योंकि हमने कुछ आंकड़े निकालने की कोशिश की। देखिए, एक इकोनॉमिक डिस्पैरिटी की बात कर रहे हैं, बेरोजगारी की बात की जा रही है, लेकिन देखिए एडीआर का रिपोर्ट है कि पिछले चुनाव में जो सांसद रिपीट हुए हैं, 324 सांसद जो रिपीट हुए हैं 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद में, उनकी संपत्ति देखें तो 5 साल के भीतर 43% राइज उनकी संपत्ति में होता हुआ हमको नजर आता है। यह बड़ा दिलचस्प है। दूसरी तरफ आम जनता की संपत्ति बढ़ने का जो जरिया है वो बहुत कम है, लेकिन उसके मुकाबले देखिए जो सत्ताधारी है उनकी संपत्ति बढ़ती है, भले वो किसी भी पार्टी से जुड़े हो। जी, अब आप देखिए ये इस तरह के आंदोलन गेम ऑफ परसेप्शंस होते हैं। यूएसएसआर टूटा 1990 के दशक में, हमने देखा बोरिस एल्स्टी ने सत्ता संभाली, सीआईए ने उसको इंजीनियर किया। टाइननमेन स्क्वायर में चाइना के साथ सेम चीज ट्राई करी, चाइनीज ने उसको अलग तरीके से डील किया। उसके बाद कई देशों में हुआ, श्रीलंका में आपने देखा, बांग्लादेश में आपने देखा, नेपाल में आपने देखा। तो ये चीज नई है और इसमें फॉरेन ताकतों का हाथ भी होता है, फंडिंग भी होती है, इंस्टिगेशन भी होता है, इंटरनेशनल जियोपॉलिटिक्स भी है। इस चीज को हमें मानना पड़ेगा, पहली चीज। दूसरी चीज, अब अगर आप हैरेसमेंट पे रूलिंग पार्टी उतर आएगी, रूलिंग गठबंधन, कि आप अपोजिशन को रिस्पेक्ट नहीं देंगे, आप अपोजिशन की सुनेंगे नहीं, अपोजिशन आपके खिलाफ है। जनता को दिखना चाहिए कि एक सशक्त अपोजिशन है। अगर इस बार रूलिंग पार्टी के अंदर, मैं कम्युनिस्ट हूं लेकिन मैं कांग्रेस को रिस्पेक्ट देता हूं। 1950 के दशक में हमारी सरकार नेहरू जी ने बर्खास्त करी, लेकिन उसके बाद भी कांग्रेस को हार को एक्सेप्ट करना आता है। तीसरे मोर्चे की सरकारें बनी, विश्वनाथ प्रताप सिंह आए, अटल बिहारी वाजपेयी आए, सरकारें आती गई जाती गई, लेकिन ऐसा पब्लिक के अंदर परसेप्शन कभी नहीं गया कि आप सत्ता से चिपक करके बैठ गए। लेकिन आज मुझे बड़े दुख के साथ ये कहना पड़ रहा है कि एक पब्लिक डिस्कोर्स में आ गया है कि मोदी साहब, ठीक है वो इलेक्शन से चुन करके आए हैं, मैं ईवीएम और इलेक्शन कमीशन पे नहीं जाना चाहता, लेकिन एक परसेप्शन बना है कि ये सत्ता को छोड़ना नहीं चाहते हैं, सत्ता से मोह है इस पार्टी का, और कहीं ना कहीं साहब एक कब्जा है सरकारी तंत्र के ऊपर, ऑर्गेनाइजेशंस के ऊपर। तो सरकार के को ये नसीहत भी है, ये रिक्वेस्ट भी है कि कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स को लागू करे, जिससे पब्लिक के अंदर ये परसेप्शन ना जाए। ऑपोजिशन के साथ आप मीटिंग करिए, ऑपोजिशन को रिस्पेक्ट दीजिए। आपने कहा विवेक श्रीवास्तव तुम कम्युनिस्ट हो, तुम चाइनीज एजेंट हो। सोनिया गांधी आप पैसा लेती है राजीव गांधी फाउंडेशन में, एक सीक्रेट एमओयू है जो राहुल गांधी ने साइन किया। आप सब लोग देश को तोड़ना चाहते हैं, परंतु आज फिर आप देखिए जो हमने राय दी थी, वापस हमारे प्राइम मिनिस्टर गए चाइना और एक नई शुरुआत करी। हमें बोला गया टॉक्स एंड टेरर्स कैन नॉट गो टुगेदर। तो जब तक आप विपक्ष को रिस्पेक्ट नहीं देंगे, विवेक श्रीवास्तव जी, मेरा सवाल पूरी पॉलिटिकल सिस्टम के खिलाफ है। मैं नेपाल का उदाहरण इसलिए दे रहा हूं
क्योंकि नेपाल में जेनजी को लगने लगा कि एक तरफ कुआं है तो दूसरी तरफ खाई। जी, हम अगर एक को हटाकर पॉलिटिकल सिस्टम से चुनाव के जरिए दूसरे को जितवाते हैं तो फिर भी सिस्टम नहीं बदलने वाली। दिल्ली में घूमने वाले लोग नहीं बदलने वाले, दिल्ली में पीछे से सरकार चलाने वाले लोग नहीं बदलने वाले। जी, बात तो वहीं पे आकर अटक जाती है ना। सरकार किसी की भी बने, सिर्फ 1% लोगों के हाथ में 40% संपत्ति इस देश की है, यह भी स्थिति नहीं बदलने वाली। फिर कांग्रेस बने, बीजेपी बने या कोई भी बने। नहीं, ऐसा नहीं है। जब सरकारें आती हैं तो पॉलिसीज के हिसाब से चीजें होती हैं। बहुत सी इकोनॉमिक पॉलिसीज होती हैं। आज एक परसेप्शन है, आप माने उसे या ना माने, जनता देख रही है कि कुछ बिजनेस हाउसेस आजकल तो साहब केस हो जाते हैं, मानहानियां हो जाती हैं। संजय राउत को देख लीजिए, क्या कहा, क्या परसेप्शन है। पहुंच गए थाने, किस लिए पहुंचे? हैरेसमेंट करने के लिए पहुंचे हैं। संजय रावत ने सिर्फ एक वार्निंग ही तो दी है कि भाई मुल्क के अंदर एक अच्छी बातें हो जिससे हमारी स्थितियां ना हो, इसी सेंस में वो बोले हैं। लेकिन आप देखिए थाने पहुंचे। आनंद दुबे जी, जल्दी से आपको प्रतिक्रिया देनी है इस पर। संजय निरुपम आप ही के तालीम में तैयार हुए हैं, शिवसेना में हैं और संजय राउत के खिलाफ जाकर शिकायत दर्ज कर रहे हैं कि वहां पर भड़काने की कोशिश कर रहे हैं। साहिल जी नमस्ते। कुछ लोग होते हैं कि आपदा में अवसर खोज लेते हैं। बहुत छोटी मानसिकता के नेता आ गए हैं राजनीति में जो गिद्ध के समान राजनीति करना चाहते हैं। मैं उनकी मानसिकता के इस बुरी स्थिति को देखकर उन पर सिर्फ एक दया की भावना दिखा सकता हूं। देखिए, नेपाल में जो भी हो रहा है बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण हो रहा है। नेपाल की जो राजनीति है और भारत की जो राजनीति, दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। नेपाल में आपने देखा कि जिन्होंने भी जेनजी ने आंदोलन किया, उन्होंने पक्ष और विपक्ष दोनों को नकार दिया। हमारे देश में ऐसा कभी नहीं रहा। अगर जयप्रकाश नारायण जी ने कहा कि सिंहासन खाली करो, जनता आती है, तो उसके पीछे भी लोकतांत्रिक तरीका था। यह महात्मा गांधी जी का देश है। और अगर पीछे भी जाएं साहिल भाई, चाहे पृथ्वीराज चौहान जी का समय हो, चाहे महाराणा प्रताप जी का समय हो, छत्रपति शिवाजी महाराज का समय हो, चाहे स्वामी विवेकानंद जी से होते हुए महात्मा गांधी जी के समय तक, और आज 2025 में भी हमारे देश का एक संस्कार है, एक संस्कृति है। यहाँ का जो नागरिक है, भारत देश को जो मानने वाला नागरिक अपने देश को अपनी मां कहता है, वो विदेशी धरती के किसी भी नेता का हस्तक्षेप बर्दाश्त कर ही नहीं सकता। एक ट्वीट क्या किया डोनाल्ड ट्रंप ने, मैं बता रहा हूं साहिल भाई, एक ट्वीट किया था डोनाल्ड ट्रंप ने, पूरा देश गुस्से में आ गया, सरकार को बैकफुट पर आना पड़ा। आप इसी से अंदाजा लगाइए कि हमारा देश विदेशी हुकूमतों या विदेशी ताकतों का हस्तक्षेप न उस समय मंजूर करता था, न तो आज बर्दाश्त करेगा। संजय राउत जी ने अपने ट्वीट में सिर्फ यह लिखा है कि हमें सावधान रहना चाहिए। हर वो मजबूत देश जो आगे बढ़ रहा है उसे बिल्कुल सावधान रहना चाहिए, जागरूक रहना चाहिए, सतर्क रहना चाहिए। और उन्होंने लिखा वंदे मातरम, भारत माता की जय और जय हिंद। ये किसी को दिखाई नहीं दिया। जो सच्चा राष्ट्रवादी होगा, सच्चा देशभक्त होगा, वो अपने देश के प्रति हमेशा जागरूक रहेगा, अपनी मां भारती के प्रति राजनीतिक पार्टियों के लेवल से उठकर इसीलिए वो जागरूक है। अगर उसको कुछ गिद्ध लोगों ने यहां पर रखने की कोशिश कर रहा था कि पॉलिटिकल सिस्टम पर लोगों का भरोसा क्या उठता जा रहा है, क्या इसके लिए, इससे पहले भी हमने देखा था रामलीला मैदान पर अन्ना हजारे अनशन के लिए बैठे हुए थे। किसी भी राजनीतिक पार्टी के नेता को स्टेज पर आने से पाबंदी थी। वहां पर गोपीनाथ मुंडे गए तब भी उनको हैकल किया गया। कांग्रेस के नेता तो उस पूरे आंदोलन से दूर ही रहे। मैं भी अन्ना की टोपी पहनकर जिस तरीके से सारे राजनीतिक नेताओं को, सांसदों को घेराव करने का कार्यक्रम चल रहा था, तब भी इस पॉलिटिकल सिस्टम पर सवाल उठाए गए थे। तो सवाल मेरा आज की स्थिति में भी आपसे यही है, क्या पॉलिटिकल सिस्टम से उठकर हम इस मुद्दे को देखें? क्या भारत में ये सारी चीजों पर हमें अभी समझ आनी चाहिए कि सड़क का आंदोलन हर बार दबाने की जरूरत नहीं है। कई बार लोगों का जो गुस्सा उबलता है उसे देखने की भी जरूरत होती है। जहां जहां उसे दबाने की कोशिश हुई वहां पर किसी को रोक नहीं पाए। ये बात भी तो देखनी होगी ना संगीत रागी। देखिए, आज भी यहां पर सड़क पर आंदोलन होते हैं और उसे कोई नहीं रोकता। 1 साल तक पूरे पंजाब से आने वाली सड़क को रोक करके रखा गया। जो उत्तर प्रदेश से दिल्ली को जोड़ने वाली सड़क थी उसको रोक करके रखा गया। फिर भी क्या भारत सरकार ने कोई लाठी चलाया वहां पे? कोई शस्त्र का प्रयोग किया? नहीं किया। और ये जानते हुए भी कि इसके पीछे कांग्रेसी और सारे विपक्षी दल हैं, ये जानते हुए भी कि वो सारे के सारे कानून अच्छे हैं, ये देश के लिए भला के लिए हैं, लेकिन जो एजेंट थे वो इसको आंदोलन के रूप में खड़ा करना चाहते थे।
भारत सरकार ने विनम्रता से स्वीकार किया कि ठीक है हम विड्रॉ कर लेते हैं। आज वही पूछते हैं कि किसानों का आय दुगना क्यों नहीं कर देते हो? अरे रिफॉर्म्स तो लाया था, तुम रिफॉर्म्स भी नहीं लाने देते हो। एक दूसरी बात, ऐसा नहीं है कि शाहीन बाग का प्रयोग नहीं किया गया था। क्या यहाँ की भारत की सरकार ने क्या, या प्रदेशों की भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने उन पर डंडे बरसाए? नहीं। आंदोलन क्या? जब आप संवैधानिक संस्थाओं को कटघरे में खड़ा करते हो और कहते हुए कि ये पूरा का पूरा चुनाव भ्रष्ट है, तुम प्रधानमंत्री गलत से और वोट चोरी से बने हुए हो, इसका मतलब आप विदेशी एजेंट के तौर पर भारत में काम कर रहे हो और भारत की पूरी व्यवस्था को, पूरी संवैधानिक व्यवस्था को तहस नहस करने का आपने कोई ठेका ले रखा है। आपने कहीं न कहीं से आप एक विदेशी षड्यंत्र के हिस्से के तौर पर या तो काम कर रहे हैं या प्रश्नवाचक चिन्ह हमेशा लगा रहेगा। संस्थाओं के प्रति इस प्रकार का चीज है। और फिर गलत भाषा का प्रयोग कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तू पिटेगा, हमारे देश में, नरेंद्र मोदी तू डंडे खाएगा, नरेंद्र मोदी तुमको साहिल भाई, हमारे देश में जो हमारे नागरिक हैं, हमारी जो पुलिस है और हमारी जो सेना है, शब्द होते हैं क्या? ये तीनों की जो परवरिश है, तीनों के जो संस्कार है, पूरी दुनिया में कहीं आपको देखने नहीं मिलेगी। उसका जवाब तो बनता है आपसे। आंदोलन ही मत होने दीजिए। बिल्कुल बनता है, बिल्कुल बनता है। संगीत रागी जी और भारतीय जनता पार्टी के नेता सिर्फ एक काम में लगे हैं कि जो कांग्रेस के दल है और इंडिया गठबंधन के दल है वो देशद्रोही हैं, उनके अंदर राष्ट्रवादीपन नहीं है, वो देश का नुकसान चाहते हैं। ये जो भ्रम ये फैलाना चाहते हैं उसको देश की जनता पहचान चुकी है साहिल भाई, और वो देश की जनता ही है जो इनको अगर चुनकर भेजती है, इनकी डबल इंजन की सरकार बनाती है, तो कर्नाटक में इनको हरवाने का काम करती है, हिमाचल में इनको हरवाने का काम करती है, तेलंगाना में इनको हरवाने का काम करती है। ये देश की जनता है, ये देश की जनता जानती है कि बीजेपी कहीं अच्छी है। विवेक श्रीवास्तव कुछ कहना चाह रहे हैं संगीत रागी से, उसके बाद उनसे जवाब लेंगे आप जल्दी से। विवेक श्रीवास्तव, एक मिनट विवेक श्रीवास्तव। हाँ देखिए, मेरा ये आरोप है, एक जमाने में बोट क्लब पे रैलियां हुआ करती थी, प्रोटेस्ट हुआ करते थे, लेकिन उसके बाद उसको संगीत रागी, एक मिनट आता हूं आपके पास, पहले उनको जवाब देने दीजिए, आपके पास भी आता हूं, क्रॉस टॉक मत करिए प्लीज। विवेक श्रीवास्तव जल्दी से। बोट क्लब पे हुआ करते थे आंदोलन और प्रोटेस्ट, अपोजिशन के, कांग्रेस की सरकारें थी, लेकिन राष्ट्रपति भवन से निकटता और पार्लियामेंट से निकटता की वजह से उसको प्रोटेस्ट की साइड को जंतर मंतर पे शिफ्ट किया गया। जंतर मंतर पे फिर सरकार ने कहा आप आइए, दिल्ली के बीचों बीच है, कांग्रेस की सरकार थी, और करिए आंदोलन और सरकार के खिलाफ आप करिए। उसके बाद आज जंतर मंतर से आंदोलन की परमिशन मिलती नहीं है। अगर आप एक प्रोटेस्ट का किसी एक हॉल को भी, ऑडिटोरियम को आज आप बुक करते हैं टू डिस्कस समथिंग, चाहे वो लेबर लॉज हो या कुछ भी हो, तो आप पुलिस के पास जाइए, पुलिस आपको परमिशन नहीं देगी। जंतर मंतर में लड़कियों ने जो रेसलिंग वाली थी, उन्होंने भी जब प्रोटेस्ट किया तो मैंने वहां जाके देखा, रोज चारों तरफ से पुलिस बैरिकेडिंग को आप नैरो करते चले जाते हैं। आप वॉइस ऑफ डिसेंट को होने ही नहीं देना चाहते हैं। आप चाहते ही नहीं कि खुलकर के पब्लिक यदि नहीं खुश है तो कुछ बोले। तो अगर आप इसी से गुस्सा पनपता है और कभी कभी सड़क पर भी फूट पड़ता है। प्रोफेसर रागी। साहिल हमें लोकतंत्र की भाषा वो पढ़ाते हैं जो सेन ब्रदर्स को बंगाल में मार करके उसके खून में चावल पका करके उसकी जिंदा मां को खिलाने वाले लोग। यही वामपंथी सरकार सेन ब्रदर्स को मार करके डिसेंट के लिए, क्योंकि वो वामपंथियों के साथ नहीं खड़ी थी, उनके 2 बच्चों को मार करके, उनके खून में चावल पका करके उनके जिंदा मां को खिलाने वाला जो ह्यूमन कैनिबलिज्म में विश्वास करता है। फिर वही, अरे धैर्य रखो। पश्चिम बंगाल में राजनीतिक हिंसा की संस्कृति किसने लाई? ये वामपंथियों ने लाई। केरला के अंदर वामपंथियों ने राजनीतिक हिंसा की संस्कृति कि भारत के भीतर, मेरा समय खत्म हो रहा है, और आज की स्थिति में भी, आज दरअसल मेरी कोशिश ये थी कि एक राजनीतिक तबके को कहीं ना कहीं सोचने की जरूरत आ पड़ी है क्या, कि जिस तरीके से जनता उन पर नजर रखे हुए हैं, जनता उस पर भी नजर बने हुए हैं कि जब इकोनॉमिक डिस्पैरिटी होती है तब उनके गेहूं चावल का दाम तो बढ़ जाता है, उनके लिए मुश्किल हो जाता है, उनका बजट बिगड़ जाता है, लेकिन राजनीतिक नेताओं का बजट कभी नहीं बिगड़ता। कहीं ना कहीं नेपाल में यही गुस्सा सड़क पर फूट पड़ा, और जिस तरीके से सरकारी आस्थापनों पर जेनजी ने, नई पीढ़ी ने हमले किए, जलाया, उसका सबसे बड़ा कारण यही उभर कर सामने आया।